एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। तो जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे कि अब बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? जल्दी से बताइए, क्या बोर्ड विजिबल है? तो स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, जल्दी से चलिए। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5, और जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति, जो कि याद रखिएगा प्रेसिडेंट की, भारत के लिए एक राष्ट्रपति का जिक्र संविधान में कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा भारत में राष्ट्रपति का जिक्र जो है वो आर्टिकल 52 के अंतर्गत किया गया। आर्टिकल 52 याद रखिएगा। आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होना चाहिए, कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति का जिक्र कहाँ किया गया है? आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का जिक्र संविधान के पार्ट अगर पूछा जाए भाग कितने में किया गया है, तो भाग 5 में। राष्ट्रपति याद रखिएगा, जो कि भारत का क्या होता है? देश का नाम मात्र प्रमुख होता है, नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। तो देश का नाम मात्र प्रमुख होता है, याद रखिएगा, देश का नाम मात्र प्रमुख। कहा जाता है कि राष्ट्रपति साहब इज लाइक अ फुल मून विच कम्स इन डे ब्रॉड लाइट। तो कहते हैं कि राष्ट्रपति साहब चांद तो पूरे हैं, लेकिन वो दिन के उजाले में निकलते हैं तो किसी को दिखते ही नहीं है। ठीक है ना? और वैसे भी हमारे राष्ट्रपति के पास वैसे पावर्स तो अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी वो विवादों से दूर रहना पसंद करते हैं। राष्ट्रपति किसी भी तरह के किसी विवाद में आना पसंद नहीं करते। तो राष्ट्रपति साहब याद रखेगा देश के नाम मात्र प्रमुख होते हैं, क्योंकि रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? तो हमारे प्रधानमंत्री साहब होते हैं। ठीक है ना? तो ही इज द रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। रियल हेड, रियल नहीं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। नॉमिनल क्या होते हैं ये? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं ये। ठीक है ना? नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, नाम मात्र के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका प्रमुख। साथ ही साथ याद रखिएगा ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, भारत के प्रथम प्रथम नागरिक होते हैं। तो ये भारत के क्या होते हैं? प्रथम नागरिक। तो ये भारत के क्या होते हैं? प्रथम नागरिक होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं भारत के प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक का मतलब क्या होता है? प्रथम नागरिक का मतलब होता है कोई भी अगर रूल रेगुलेशन, कोई भी चीज नई लॉन्च होगी तो उसका सबसे पहला बेनिफिशियरी, सबसे पहले उस योजना का जो लाभ मिलेगा राष्ट्रपति साहब को मिलेगा। ठीक है, मान लो आधार कार्ड स्कीम लॉन्च हुई देश में, क्या हुई? आधार कार्ड स्कीम। तो पहला आधार कार्ड किसका बनेगा? तो राष्ट्रपति जी का बनेगा, उसके बाद अन्य लोगों के बनेंगे। पहला इलेक्शन कमीशन का कार्ड किसका बनेगा? राष्ट्रपति जी का मिलेगा, फिर उसके बाद और लोगों को मिलेगा। जैसे सीएए जारी किया गया था, सिटीजनशिप एग्रीमेंट एक्ट, पहला सीएए का जो कार्ड होगा वो किसको इशू होगा? राष्ट्रपति साहब को, उसके बाद अन्य लोगों को होगा। ये होता है फर्स्ट सिटीजन का मतलब। ठीक है ना? तो भारत के पहले नागरिक है ये। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, वो देखो भारत में क्या होता है, साल भर चुनाव होता रहता है। कभी लोकसभा का चुनाव होता है, कभी राज्यसभा का चुनाव होता है, कभी विधानसभा का चुनाव होता है, कभी नगर पालिका का चुनाव होता है, कभी पंचायतों का चुनाव होता है। ठीक है ना? कभी नगर निगम के चुनाव होते हैं। तो साल भर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इन सबके दौरान विधान परिषद की साल भर इलेक्शन चले ही चले रहते हैं। जैसे इस साल भी 2024 में आपको पता है 4 स्टेटों में इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, ठीक है, और आपका महाराष्ट्र में। तो 4 स्टेटों में इस साल भी इलेक्शन है। हर साल भारत में 28 राज्य हैं इस समय, तो किसी ना किसी में हर साल में 2-4 इलेक्शन होते रहते हैं। हर साल 4-5 स्टेट में इलेक्शन। ठीक है, तो होते रहते हैं। अब तो खैर वन नेशन वन इलेक्शन की कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपको पता है 3 बिल सरकार लाने वाली है। अब जो सत्र आएगा आपका नवंबर दिसंबर में, उसमें कैबिनेट में हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को अप्रूवल भी मिल चुकी है। करेंगे इसके बारे में भी बात, जब बिल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो अमेंडमेंट एक्ट में पढ़ेंगे।
फिर देश में सारे चुनाव एक साथ होंगे, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, राज्यसभा का, लोकसभा का, सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ठीक है, जितने भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब देखो देखो क्या होता है कि जब जनता से इलेक्शन होते हैं, वोट डलवाने होते हैं जनता से, तो सरकारें बहुत सारी घोषणाएं करती हैं, तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए। भैया कोई कहता है मैं 300 यूनिट दे दूंगा बिजली, कोई कहता है मैं 150 यूनिट दे दूंगा। तो इसलिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में कहा गया कि थोड़ा सा पैसे बचाए जाए, थोड़ी कॉस्ट कटिंग की जाए। तो ये कही गई बात इलेक्शन की। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति साहब के, कि राष्ट्रपति साहब किस तरह से चुने जाते हैं, राष्ट्रपति साहब का किस तरह से इलेक्शन या फिर निर्वाचन होता है, तो ये बात कही गई है इस चुनाव में कि राष्ट्रपति जो है वो सीधा जनता के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, जबकि वो निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, इज नॉट इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो याद रखिएगा जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, बट ही इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। जबकि वह किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं, निर्वाचक मंडल के द्वारा, याद रखिएगा, वो चुने जाते हैं निर्वाचक मंडल के द्वारा। ठीक है, निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अब राष्ट्रपति की इलेक्शन की प्रक्रिया याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद, याद रखिएगा, आर्टिकल 54, 55 और 71 में बताई गई है। ठीक है ना। अगर एक आर्टिकल पूछा जाए तो 54 टिक करके आ जाइएगा। ठीक है ना, 54। अगर एक ही सिंगल आर्टिकल में पूछा जाए राष्ट्रपति का इलेक्शन कहाँ बताया गया, तो आर्टिकल 54। तो राष्ट्रपति जनता के द्वारा तो नहीं चुने जाते, बल्कि निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा संसद के निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना, संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इसमें लोकसभा भी आ जाएगी और राज्यसभा भी आ जाएगी। लोकसभा में आपको पता है कि 545 सीटें हैं वर्तमान में, लेकिन उसमें से भी 543 सीटों पर इलेक्शन होता है। 2 सीटें एंग्लो इंडियन की रिजर्व होती हैं। ठीक है, और राज्यसभा में 245 सीटें हैं, 245 सीटों में से 233 ही निर्वाचित होती हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, मतलब वो बिना इलेक्शन लड़के आते हैं। मनोनीत का मतलब क्या होता है, बिना इलेक्शन के। तो हम बिना इलेक्शनों वालों की बात नहीं कर रहे, हम तो निर्वाचित वालों की बात कर रहे हैं जो इलेक्शन लड़ करके आए हैं। तो यानी कि लोकसभा के 243 सदस्य और राज्यसभा के 233 सदस्य, तो ये हैं संसद के निर्वाचित सदस्य। मतलब सारे के सारे एमपीज। ठीक है ना, इसमें सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाग लेंगे, सारे के सारे एमपीज। नेक्स्ट आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना, विधान सभाओं के, यानी कि विधायक, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। भाई भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है, हरियाणा की, उत्तराखंड की, जम्मू कश्मीर की, पंजाब की। ठीक है ना, तो 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और याद रखिएगा तीसरा, राज्यों की तो है ही है निर्वाचित सदस्य विधानसभाओं के। ठीक है ना, तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखो हमारे 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, कौन कौन से, तो आपका दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, और तीसरा है जम्मू कश्मीर। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन पे विधानसभा है, जिनके पास क्या है, दिल्ली के भी मुख्यमंत्री हैं, आपको पता है कौन है दिल्ली के मुख्यमंत्री, आतिशी जी को बनाया गया अभी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी बेल पर चले हुए हैं, तो इसलिए आतिशी जी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया दिल्ली का। इसके अलावा पुडुचेरी में भी विधानसभा और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, और इस साल जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। ठीक है, तो ये लोग भाग लेते हैं, याद रखिएगा। तो 3 राज्यों की विधानसभा है
दिल्ली 28 राज्यों की विधानसभाओं के और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं याद लेते हैं। ये है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन राज्यसभा के कौन लोग जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो जितने भी इन विधानसभाओं के या संसद के जितने मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्य इस निर्वाचन में भाग नहीं लेते। इस निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि कितने राज्यों में है, लगभग 6-7 राज्यों में है। करेंगे बात जब संसद पढ़ेंगे वहां बात करेंगे, ठीक है ना। तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते, सिर्फ यही राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखो राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक चीज रखी गई है कि जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसकी उतनी ज्यादा स्टेट की वैल्यू होगी। अब देखो एक एमपी के वोट की वैल्यू, हर एक वोट की वैल्यू बराबर नहीं रखी गई। यहाँ पे हर राज्य को बराबर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, ठीक है, हर राज्य को बराबर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्या करा गया कि कहा गया जिन राज्यों की हाई पॉपुलेशन है उनकी जो वोट वैल्यू होगी, हाई पॉपुलेशन वाले राज्यों की जो वोट वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी मैक्सिमम वोट वैल्यू। क्या होगी, मैक्सिमम वोट वैल्यू। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है, 208 वोट। कितनी है, 208 वोट। मतलब उत्तर प्रदेश का एक एमएलए अगर वोट डाल देगा तो 208 वोट। इसके अलावा कहा गया अगर लोएस्ट पॉपुलेशन है, सबसे कम जनसंख्या है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। सबसे कम क्या होगी, सबसे कम वैल्यू होगी। और सबसे कम कौन सा है, तो सिक्किम है, याद रखिएगा। सबसे कम क्या है, सिक्किम है, याद रखिएगा। सिक्किम के एक वोट की वैल्यू, एक विधायक के, एक एमएलए के वोट की वैल्यू मात्र 7 वोट है, ठीक है ना, मात्र 7 वोट है। तो पूरा सिक्किम वोट डाल दे, सिक्किम में है क्या, बहुत कम सीटें हैं, 32 सीटें हैं, सबसे छोटी विधानसभा है। 32 कुल सीटें, 32 गुणा 7 कर लो, लगभग 224 के आसपास आता है। पूरा सिक्किम वोट डाल दे और इधर आपके एक यूपी का एक एमएलए वोट डाल दे, बराबर है। पूरा सिक्किम वोट डाल दे, बराबर है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये फॉर्मूला जो है वो तैयार किया, ठीक है, ये फॉर्मूला तैयार किया गया, याद रखिए। और एमपी की वोट की वैल्यू फिक्स होती है कितनी, 708, ठीक है। क्वेश्चन है वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी। तो एक एमपी की वोट की वैल्यू कितनी है, तो याद रखिएगा 708 वोट, ठीक है ना, बराबर एक वोट, ठीक है ना। तो एक वोट अगर कोई एमपी देता है किसी व्यक्ति को तो 708 वोट मानी जाती है, ठीक है, 708 वोट जो है वो मानी जाती है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स के बीच में याद रखिएगा अगर चुनाव होता है राष्ट्रपति का, ठीक है, और कंडीशन आ जाती है टाई की, बराबरी की, ठीक है ना, ड्रॉ की, टाई की कंडीशन आ जाए, तो उस समय पर याद रखिएगा लोकसभा स्पीकर का नंबर आता है। किसका नंबर आता है, लोकसभा स्पीकर। वैसे लोकसभा के स्पीकर को किसी भी फैसले में अपना वोट देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा जब ड्रॉ की कंडीशन आ जाए, टाई की कंडीशन आए, तो उस कंडीशन में लोकसभा स्पीकर अपना वोट मत दे सकता है, ठीक है ना, मत दे सकता है। उस कंडीशन में सिर्फ अगर दो लोगों के बीच में क्या हो जाए, ड्रॉ हो जाए या टाई हो जाए, और ऐसी कंडीशन में वो कैसा वोट देता है अपना, तो याद रखिएगा अपना कास्टिंग वोट देता है, ठीक है ना, अपना कास्टिंग वोट देता है, यानी कि निर्णायक मत। लोकसभा के स्पीकर के मत को क्या कहा जाता है, निर्णायक मत कहा जाता है, याद रखेगा। और निर्णायक मत का जिक्र संविधान के आर्टिकल याद रखेगा 100 में किया गया। आर्टिकल 100 में लोकसभा स्पीकर के जो वोट है उसको निर्णायक मत बताया गया, आर्टिकल 100 के अंदर। तो कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में ड्रॉ हो जाए, टाई हो जाए,
तो वैसे तो राष्ट्रपति के लोकसभा के स्पीकर को वोट देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन ड्रॉ की टाई की कंडीशन में याद रखेगा लोकसभा का स्पीकर जो है वो वोट दे सकता है इस कंडीशन में। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने जाएगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने जाएगा, तो कितनी सिक्योरिटी जो है, कितनी जमानत राशि जो है जमा करनी पड़ेगी? तो अगर आपसे पूछा जाए कितनी जमानत राशि को जमा करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा कि जमानत राशि है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए याद रखेगा। और ये पैसा कहाँ जमा करना होगा? आरबीआई के पास जमा करना होगा। ठीक है ना? तो जमानत राशि अगर पूछी जाए आपसे कहाँ जमा करनी होगी, तो ये आरबीआई के पास जमा करनी होगी। ठीक है ना? आरबीआई के पास जमानत राशि जमा करनी होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को याद रखेगा कि 1/6 वोट नहीं मिले, कुल वोटों के 1/6 वोट नहीं मिलते, कुल वोटों के 1/6 वोट नहीं मिले, मतलब 100 में से 17 वोट, इसका मतलब है 100 में से 17 वोट। ठीक है ना? 100 में से 17 वोट नहीं मिले तो उस व्यक्ति की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है ना? जमानत राशि वो सुना होगा ना आपने, यार उसकी तो जमानत भी जब्त होगी। कोई भी इलेक्शन खड़ा होने के लिए आपको जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं जरा कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है आप लोगों को। ठीक है, बात करते हैं। देखो कोई भी व्यक्ति ने, अगर वो व्यक्ति क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, अगर बात करूं मैं प्रेसिडेंट या फिर, हाँ जी रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट, सर जमानत वाला, हाँ ठीक है दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने कहा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है आरबीआई के पास। ठीक है ना? आरबीआई के पास जमानत राशि जमा करनी पड़ती है कितनी? 15,000 रुपए। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति को कुल वोटों के 1/, मतलब हर 6 में से 1 वोट मिलनी चाहिए उसको, हर 6 वोटों पे 1 वोट मिलनी चाहिए। अगर इलेक्शन में 12 वोटें मिलनी पड़ी हैं तो 2 वोटें मिलनी चाहिए, 18 पड़ी हैं तो 3 मिलनी चाहिए, हर 6 वोट में 1 वोट मिलनी चाहिए। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है, यानी कि 100 में से 17, मतलब 1/6 का मतलब होता है 17%, 16.66%। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? 1/6 का मतलब होता है 16.66%। ठीक है ना? 16.66%। और अगर किसी व्यक्ति को 16.66% या 1/6 वोटें नहीं पड़ी तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। मतलब वैसे तो वापस रिफंडेबल होती है, चुनाव खत्म होने के बाद ये राशि वापस मिल जाती है, लेकिन जिसको 1/6 वोट नहीं मिले उसको ये राशि वापस नहीं मिलती। ठीक है, उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। ये है, क्लियर है? जल्दी से बताएंगे एक बार। तो जमानत राशि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बात करते हैं जरा हम। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है और वो जनरल या ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति है, तो उसको कितनी जमानत राशि देनी होती है? 15,000। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का इलेक्शन एससी एसटी कैटेगरी से लड़ रहा है तो उसको भी 15,000 रुपए देने होते हैं। प्रचार में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में कितना पैसा खर्च सकता है? तो कोई पैसा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में प्रचार नहीं चलता। ठीक है, एमपी का इलेक्शन होता है तो अगर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको 25,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी होती है, और अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो 12,500 रुपए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। ठीक है ना? और हर एक सीट पर 70 लाख रुपए प्रति सीट जो है वो खर्चा जा सकता है प्रचार के लिए, कैंपेनिंग के लिए। ठीक है, जिसमें होल्डिंग्स वगैरह, बड़े बड़े बैनर, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जितनी भी रैलियां होती हैं उनके खर्चे आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अगर एमपी का चुनाव लड़ रहा है तो एमपी के चुनाव के लिए अगर जनरल सीट से लड़ रहा है तो 25,000, और अगर एससी एसटी सीट से लड़ रहा है तो 12,500, मतलब आधा पैसा। अब एमएलए की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी स्टेट के एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, तो अगर तो वो जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो उसे अपने प्रचार में, सर एमपी एंड एमएलए भी आरबीआई में ही डिपॉजिट करते हैं क्या? एमपी एमएलए आपका इलेक्शन कमीशन के पास जमा करते हैं पैसा। ठीक है ना? इलेक्शन कमीशन के पास। क्लियर है बात? आरबीआई में सिर्फ राष्ट्रपति के इलेक्शन या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की राशि को जमा करवाया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? अब एमएलए साहब जो होते हैं, याद रखिएगा, एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 10,000 रुपए जमानत राशि
जमा करनी पड़ती है, 10,000 रुपए। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5,000 रुपए जमानत राशि जो है वो जमा करनी पड़ती है। और एक सीट पर आप 28 लाख रुपए से लेकर के 40 लाख रुपए तक जो है प्रचार के लिए खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। 28 लाख से लेकर के 40 लाख रुपए तक प्रचार पे खर्चा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और आता है, देखो जब भी आपने कोई भी इलेक्शन लड़ना हो, चाहे आपने राष्ट्रपति का लड़ना है, चाहे आपने MP का लड़ना है, चाहे आपने MLA का लड़ना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपने सुना होगा नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए सर स्टेट इलेक्शन कमीशन या सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर, देखो सेंटर का चुनाव है तो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर MP के लिए, स्टेट का है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टेट का है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। वैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम ज्यादा नहीं होता, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो सिर्फ पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है, ठीक है ना, सिर्फ पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराता है, इसके अलावा कोई इलेक्शन नहीं कराता राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ 2 ही इलेक्शन करवाता है राज्य के अंदर, ठीक है, पंचायत का और दूसरा म्युनिसिपैलिटी का। बाकी MLA वगैरह के इलेक्शन भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब किसी भी व्यक्ति को अगर इलेक्शन लड़ना है तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है इलेक्शन लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करना। आपने सुना होगा कि आज मोदी जी ने रायबरेली सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। देखो नामांकन पत्र दाखिल करना प्रक्रिया क्या होती है, आपको जिस सीट से इलेक्शन लड़ना है उस स्टेट का जो सबसे बड़ा आपका कार्यपालिका अधिकारी है, जिसे IAS ऑफिसर कहा जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो DC या DM होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है आपका, तो उसके कार्यालय में जाकर के अपना नामांकन पत्र दाखिल करना होता है, ठीक है ना। अपना नामांकन पत्र दाखिल करना होता है उसको भर करके कि मैं ये इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो जब आपको नामांकन पत्र दाखिल करना होता है तो आपको 2 तरीके के लोग अपने साथ ले जाने पड़ते हैं अपने इलेक्शन के लिए। एक तो आपको लेके जाने पड़ते हैं प्रपोजर्स, ठीक है ना, प्रपोजर्स, और दूसरे आपको लेके जाने पड़ते हैं सपोर्टर्स, ठीक है ना। दूसरे आपको कौन लेके जाने पड़ते हैं, सपोर्टर्स, याद रखिएगा। तो आपको प्रस्तावक और समर्थक, ठीक है, प्रस्तावक और समर्थक अपने साथ लेके जाने पड़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको नामांकन पत्र दाखिल करना होता है तो आपको अपने साथ कुछ प्रस्तावक और कुछ समर्थक, तो जब आप नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो आपको कुछ ऐसे लोग लेके जाने पड़ते हैं कि जो आपके नाम का प्रस्ताव रखें और कुछ लोग आपको समर्थन करें। अब ये प्रस्तावक और समर्थक कौन हो सकते हैं, तो ये वो लोग हो सकते हैं जो कि आपके इलेक्शन में वोट डालते हैं, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रपति का अगर चुनाव है तो आपको MP MLA ले जा सकते हो आप। अब क्वेश्चन है कि अगर आप MP का चुनाव लड़ते हो, अगर आप MP का चुनाव लड़ते हो तो आपको कितने प्रपोजर और कितने सपोर्टर चाहिए, तो MP के चुनाव के लिए एक प्रपोजर चाहिए और एक सपोर्टर चाहिए, एक प्रस्तावक एक समर्थक। वो लोग होंगे जो समर्थक और प्रस्तावक कौन लोग होंगे, जो आपके इलेक्शन में वोट डाल लेंगे, याद रखिएगा, जो वोट डाल लेंगे। अगर बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव है, प्रेसिडेंट का चुनाव है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में याद रखिएगा 50 प्रस्तावक चाहिए आपको और 50 ही समर्थक चाहिए, मतलब 100 लोग लेके जाने हैं आपको। 50 लोग आपके नाम का प्रस्ताव रखते और 50 लोग समर्थन दे, मतलब 100 लोग लेके जाने हैं, जो कि कौन होने चाहिए, MP MLA होने चाहिए। अब वो किसी भी रेशो में हो, वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, चाहे 70-30 हो, चाहे 20-50 हो, चाहे सारे के सारे MP हो, चाहे सारे के सारे MLA हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपको अपने साथ 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक लेके जाने हैं, ठीक है ना, 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक, याद रखिएगा। और अगर आपको MLA का चुनाव लड़ना है तो MLA के चुनाव के लिए आपको एक प्रस्तावक और एक समर्थक। तो MP MLA में तो याद रखिएगा एक प्रस्तावक एक समर्थक, और राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक 50 समर्थक, यानी कि टोटल 100 लोग, और उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक 20 समर्थक, यानी टोटल 40 लोग। राष्ट्रपति के लिए टोटल 100 लोग, MP MLA के लिए टोटल 2 लोग, ठीक है, 2 लोग। तो ये प्रक्रिया होती है सबसे पहले किसी भी चुनाव को लड़ने की। अब याद रखिएगा अगली चीज, नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, अगर कभी भी राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी विवाद हो जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर के अगर कोई विवाद हो जाता है तो याद रखिएगा उसका निपटारा कौन करता है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से विवाद होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के
चुनाव से विवाद होता है, विवाद होता है तो उसका निपटारा, तो उसका निपटारा याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इट कैन बी सॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी और इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई विवाद होता है तो वो हाई कोर्ट्स के द्वारा सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो एमएलए के चुनाव में कोई विवाद है, एमपी के चुनाव में कोई विवाद है, या पंचायत म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में कोई विवाद है, तो वो हाई कोर्ट्स के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो याद रखिएगा, अगर इनसे कोई विवाद होता है तो इसका डिस्प्यूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। और ऐसा आर्टिकल 71 के तहत बताया गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 71 71 के तहत ये चीज बताई गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ चीजों की। ओथ, टर्म, सैलरी, रेजिग्नेशन। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मान लो ना हो जब राष्ट्रपति का चुनाव, हो बीमार हो या कुछ समय की छुट्टी पे गए हो, कहीं बाहर गए हो, तो उस कंडीशन में जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, सीनियर मोस्ट जज, वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति साहब को क्या करेगा, तो राष्ट्रपति महोदय को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष, ठीक है ना। और आर्टिकल 57 के अंतर्गत बताया गया है कि देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है कोई भी व्यक्ति। जैसे आप यूएसए में जाएंगे ना, तो यूएसए में 2 ही बार व्यक्ति जो है वो वहां का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार बन सकता है, इस पर कोई समय सीमा नहीं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है। ऑप्शन में होता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, और चौथा ऑप्शन होता है कितनी बार। तो आप क्या कहेंगे, कितनी बार बन सकता है, इस पर कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है, कितनी बार। हालांकि कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। सैलरी कितनी मिलती है, तो वैसे तो सैलरी कम थी, लेकिन अभी 1 अप्रैल 2018 से बढ़ा करके राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए प्रति महीना कर दी गई है, 5 लाख रुपए, ठीक है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति की सैलरी, वेतन जो है वो 1 अप्रैल 2018 से पहले कम था, बढ़ा करके कितना 5 लाख रुपए कर दी गई है, जो कि याद रखेगा टैक्स फ्री है, क्योंकि क्या है, टैक्स फ्री है। इनको किसी प्रकार का कर नहीं देना होता सैलरी पे। अगर अपनी इच्छा से कटवाना चाहें तो कटवा सकते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से अगर ये कटवाना चाहें तो अपना टैक्स कटवा सकते हैं। लेकिन किसी अथॉरिटी के पास इतनी, किसी आयकर विभाग के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सिटीजन है भारत के, कि इनके ऊपर किसी तरह का टैक्स लगा सके। समझ रहे हैं बात को। तो टैक्स फ्री है वैसे तो इनकी सैलरी, लेकिन फिर भी अगर ये चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये तो टैक्स कटवा सकते हैं, अपनी इच्छा से कटवा सकते हैं अगर इनका मन है तो, ठीक है। तो इनकी 5 लाख रुपए महीना सैलरी है जो कि टैक्स फ्री है। और साथ में याद रखिएगा इनको एलोवेंसेस, भत्ते दिए जाते हैं, साथ में इनको याद रखिएगा एलोवेंसेस दिए जाते हैं 22.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, 22.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो है इनको भत्ते दिए जाते हैं। तो 5 लाख रुपया महीना जो है इनकी सैलरी है जो टैक्स फ्री है। इसके अलावा इनको 22.5 करोड़ प्रति ईयर भत्ते दिए जाते हैं। प्लस याद रखिएगा 50% पेंशन भी दी जाती है आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब 2.5 लाख रुपया पेंशन भी मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट, याद रखिएगा राष्ट्रपति महोदय। तो 50% पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देंगे, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा याद रखेगा
उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उप राष्ट्रपति को सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति। अब आती है बात कि देखो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति अपने पद पे रहते हुए इनके ऊपर किसी तरह का कोई केस दर्ज नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये फर्स्ट सिटीजन है भारत के। आर्टिकल 361 इनकी प्रोटेक्शन करता है कि इनके रहते रहते इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं चल सकता। तो क्वेश्चन है कि अगर इन्होंने कुछ ऐसा असंवैधानिक कर दिया, मान लो इन्होंने किसी का गलती से मर्डर कर दिया, जो कि गैर संवैधानिक है, संविधान के अनुरूप सही नहीं है मर्डर करना, ठीक है, तो इनका कोई तो प्रोसेस होगा, कुछ तो होगा ना इनके ऊपर, भले इनके ऊपर केस नहीं दर्ज होगा, तो इनके ऊपर इम्पीचमेंट चलेगा, इनको हटाने की प्रक्रिया चल सकती है ऐसी कंडीशन में, इनके रिमूवल का प्रोसेस, इनको पद से हटाने की प्रक्रिया जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति को कौन हटाता है, राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को जो है वो संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, ठीक है ना, संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। और इस हटाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इम्पीचमेंट। तो राष्ट्रपति को संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। तो देखो इस प्रक्रिया के बारे में जरा हम बात करते हैं। तो देखो अब हम पढ़ेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का मतलब ये होता है कि उनको हटाने की प्रक्रिया। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का महाभियोग। इस प्रक्रिया का जिक्र याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत बताया गया, 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। इम्पीचमेंट का मतलब है महाभियोग, यानी कि उनको पद से हटाना। अब कैसे चलेगा? देखो राष्ट्रपति के ऊपर जो भी आरोप होंगे, जो भी आरोप होंगे, उन सारे आरोपों को एक कागज पर लिखा जाएगा, एक कागज पर लिखा जाएगा और उस कागज को एक रिजोल्यूशन के रूप में, एक प्रस्ताव के रूप में संसद में पेश किया जाएगा, ठीक है ना। प्रस्ताव के रूप में क्या किया जाएगा? संसद में पेश किया जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये संसद के किस सदन में पेश किया जाएगा? तो याद रखिएगा ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईदर हाउस। आप इस प्रस्ताव को संसद में, संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के किसी भी सदन में। आपका मन है तो आप लोकसभा में लेके चले जाइए, आपका मन है तो आप राज्यसभा में लेकर के चले जाइए, ठीक है ना, आप राज्य सभा में लेकर के चले जाइए। तो लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी लेके जा सकते हैं आप इस प्रस्ताव को। तो राष्ट्रपति के ऊपर जो भी आरोप है उनको एक कागज के ऊपर लिख के उसे प्रस्ताव के रूप में संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप कहाँ लगाया जा सकता है, या महाभियोग के आरोप का प्रस्ताव जो है किस सदन में पेश किया जा सकते हैं? तो आप कहेंगे किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में। अब जिस भी सदन में आपने पेश किया है उस सदन के, उस सदन के याद रखिएगा 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य, 1/4 मेंबर टोटल का, किसका? कुल लोगों का 1/4। मतलब लोकसभा की प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 545, तो 545 का 1/4, चौथा हिस्सा, 25% हिस्सा। या राज्यसभा में पेश किया तो राज्यसभा का 1/4, ठीक है ना, टोटल का 1/4, टोटल का, कुल लोगों का 1/4। लोग क्या करें? इस पर साइन करें, 1/4 लोग इस पे, कुल लोगों के 1/4 लोग क्या करें? इस पर साइन करें, तब जाके ये प्रस्ताव स्वीकार होगा, ठीक है ना, तब जाके प्रस्ताव क्या होगा? स्वीकार होगा। मतलब मामला जो है अब चलना शुरू होगा इनके ऊपर। अभी महाभियोग चला नहीं, अभी तो सिर्फ प्रस्ताव पेश हुआ, अभी सिर्फ प्रस्ताव पेश हुआ था। लोकसभा में लेके गए तो लोकसभा के 1/4, अगर राज्यसभा में लेके गए तो राज्यसभा के 1/4। मान लो आप लोकसभा में लेके गए और पास नहीं हुआ, 1/4 लोगों ने साइन नहीं करे इनके ऊपर महाभियोग चलाने के लिए, तो आप फिर इसको राज्यसभा नहीं लेके जा सकते, बस ये कैंसिल हो जाएगा फिर, ठीक है ना। ये नहीं है कि एक सदन में नहीं चला तो आप दूसरे सदन में ट्राई करें, ठीक है। तो किसी भी सदन में लेके जा सकते हैं, वो आपका राइट है, वो आपका अधिकार है, वो सरकार का अधिकार है कि वो या तो लोकसभा लेके जाए या वो राज्यसभा लेके जाए। लेकिन ये अधिकार सरकार का बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, कि वो एक बार खारिज होने के बाद इसे दोबारा दूसरे हाउस में लेके जाए, एक हाउस में लेके जा सकते हैं। अगर 1/4 लोगों ने साइन कर दिया, हमें तो इस प्रक्रिया को पढ़ना है तो हमें क्वेश्चन निकालना है। अब मान लो 1/4 लोगों ने साइन कर दिया और मामला एडमिट हो गया, अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी। तो जैसे ये मामला पास हुआ कि हाँ इन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, तो इनको 14 दिन का नोटिस दे दिया जाएगा। कितने दिन का?
14 दिन का नोटिस दे दिया जाएगा, 14 दिन की इनको सूचना दे दी जाएगी, भैया कुछ समय के लिए आप जो है अपनी कुर्सी छोड़िए, कुछ समय के लिए आप सस्पेंशन मोड पे हैं, ठीक है। 14 दिन का आपको नोटिस दे दिया जाएगा और अब चलेगी कार्यवाही, प्रोसीडिंग चलेगी संसद के सदन में, किसी में भी, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, प्रोसीडिंग चलेगी, कार्यवाही चलेगी। भाई भारत में बड़े बड़े मर्डरर्स को, जो खूनी आरोपी हत्याकांड करते हैं बड़े बड़े, उन लोगों को अपने आप को बेगुनाह साबित करने का एक मौका दिया जाता है, तो ये तो राष्ट्रपति है, इनको भी ये मौका दिया जाएगा कार्यवाही में। तो संसद इन पर आरोप प्रत्यारोप लगाएगी और ये अपने गुनाहों से बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेंगे। तो इस कार्यवाही के अंतर में याद रखेगा, जिस भी सदन में पड़ा हुआ है ये, लोकसभा में गया था तो लोकसभा से पास होकर कार्यवाही शुरू हुई थी, राज्यसभा में गया था तो वहां से पास होकर कार्यवाही शुरू करी थी। तो जिस भी सदन में पड़ा है तो उस सदन के 2/3 सदस्य, कितने, 2/3 सदस्य, टोटल सदस्यों के, कुल सदस्यों के, टोटल सदस्य लोकसभा में कितने, 545, का 2/3 350 प्लस होता है, 350 प्लस, ठीक है ना। इस पर साइन कर दें, सिग्नेचर कर दें, कुल सदस्यों के 2/3 सदस्य इस पर क्या कर दें, साइन कर देंगे, तो लोकसभा का जवाब हाँ मान लिया जाएगा। उसके बाद ये जाएगा कहां पर, तो ये जाएगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में होता तो राज्यसभा में 2/3 लोग साइन करते, उसके बाद लोकसभा में आ जाता। तो राज्यसभा में भी यही प्रोसीजर है, 2/3 लोग, कुल लोगों के, कुल लोगों का, कुल सदस्यों का, जितनी सदस्य हैं, टोटल मेंबर्स हैं सदन में, उसके 2/3 लोग, मतलब 245 मेंबर हैं तो 245 का 2/3, ठीक है ना। लगभग हो जाता है 2/3 का मतलब 66%, ठीक है, 66%। तो 2/3 लोग एमपी जो है वो साइन करें, क्या कर दें, साइन करें, बस जहां इन्होंने साइन कर दे वहां क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएंगे, इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। और ये प्रोसेस आर्टिकल 61 के अंतर्गत बताई गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखेगा, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है, तो संसद की सिफारिश पर हटाया जाता है, वो भी कैसे, बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, इसको बोला जाता है विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है ना। तो कैसे बहुमत द्वारा, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को संसद की सिफारिश पर हटाया जाता है, वो भी विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, जो कि कितना है, 66%, या फिर आप कहेंगे 2/3, 2/3, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं 2/3। जल्दी से एक बार बताएंगे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया समझ में आई आपको, जल्दी से बताओ एक बार। और ये प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत जो है वो बताई गई है। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग के प्रस्ताव पास हो गया तो कितने दिन की सूचना दी जाती है, तो आप कहेंगे 14 दिन की सूचना दी जाती है। संसद के सदनों में प्रस्ताव पास होने के लिए कैसा बहुमत चाहिए, 1/4, और उनके ऊपर महाभियोग पास होने के लिए कैसा, हटाने के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो आप कहेंगे 2/3 बहुमत, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं वैकेंसी की, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति का पद क्या होता है, वेकेंट होता है या खाली होता है या फिर रिक्त होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो अगर भारत का राष्ट्रपति इन कंडीशंस में रिक्त होता है, क्या होता है, रिक्त होता है, कौन सी कंडीशन, तो 4 कंडीशन है ऐसी, 4 कंडीशन। पहली कंडीशन है अगर राष्ट्रपति की अचानक से आकस्मिक मृत्यु हो जाए, पद पर हैं अपने और अचानक से मृत्यु हो जाए। दूसरी कंडीशन है कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हो जाए इनके, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, यानी कि कोई लंबी बीमारी हो जाए, जैसे कि कैंसर, बड़ी बीमारी, ठीक है, कोई लंबी या कोई बड़ी बीमारी हो जाए, ठीक है। या फिर ये क्या कर दें, अपना रेजिग्नेशन दे दें, अपना क्या कर दें, इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दे दें, ठीक है ना। और या फिर क्या कर दें, ये इम्पीचमेंट की प्रोसेस चला दें, क्या कर दें, ये इन पर इम्पीचमेंट की प्रोसेस चला के इनको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो देखो, समय से पहले तो ये 4 ही कंडीशन हो सकती है ना राष्ट्रपति के पद से हटने की, या तो मृत्यु या कोई लंबी बीमारी या इस्तीफा या फिर महाभियोग। तो समय से पहले, वैसे तो 5 साल में होती है पद रिक्त, लेकिन अगर समय से पहले इनका पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए इन कंडीशंस में, तो याद रखिएगा कि उनका कार्यभार कौन संभालेगा, उनकी जगह पे कौन उनकी जगह लेगा। तो अगर मृत्यु से, लंबी बीमारी की वजह से, या वो खुद इस्तीफा दे दें या उन पर महाभियोग से हटा दिया जाए, तो इस कंडीशन में अगर राष्ट्रपति का पद क्या होता है, रिक्त होता है, तो उनकी जगह पे कौन आएगा, तो उनकी जगह पे याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति उनकी जगह लेगा। उपराष्ट्रपति कौन लेगा, उनकी जगह लेगा वाइस, वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेगा।
और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनकी जगह लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनकी क्या लेंगे, जगह लेंगे। तो या तो कौन लेगा, उपराष्ट्रपति उनकी जगह लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेंगे, या फिर याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी काम है कोई, तो कोई सीनियर मोस्ट जज होगा जो भी सुप्रीम कोर्ट का, सीनियर मोस्ट जज होगा जो सुप्रीम कोर्ट का, उनको ये मौका दिया जाएगा, सीनियर जज, ठीक है ना, अगर मान लो वो भी नहीं है पोस्ट पर। तो आज तक याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति का पद इन कंडीशंस में वेकेंट होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव इन कंडीशंस में वेकेंट होता है, तो ये जो उपराष्ट्रपति वगैरह बैठेंगे ये सीमित समय के लिए बैठ सकते हैं, ये नहीं कि परमानेंट बैठ जाएंगे। तो नए राष्ट्रपति का चुनाव अगर पूछा जाए कितने समय में हो जाना चाहिए, अगर इन कंडीशन में मृत्यु की, लंबी बीमारी की, इस्तीफे की या महाभियोग की प्रक्रिया के कारण अगर ऐसा होता है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव याद रखिएगा 183 डेज, 183 डेज या फिर 6 मंथ के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 183 दिन या 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। जल्दी से बताएंगे, इतनी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? अब लास्ट चीज मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन। तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति बनने के लिए भी क्या कोई योग्यता चाहिए होती है? हाँ, पढ़ाई की तो नहीं चाहिए होती, लेकिन वैसे चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, जो कि याद रखिएगा आर्टिकल 58 के अंतर्गत बताई गई है, तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत बताई गई है। तो क्या ठीक है, ठीक है, म्यूट हो गया था मैं गलती से। ठीक है, तो वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। अभी आ रही है ना आवाज? चलिए, भी पेपर 1 एंड पेपर 2 होना चाहिए, बिल्कुल होना तो चाहिए, क्या कर सकते हैं, सारे रूल रेगुलेशन बनाने वाले ये खुद है। इसे तो मुझे लगता है अगर इनसे 1948 का हिमाचल प्रदेश पूछ लिया जाए तो वो भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा लाभ के किसी पद पर नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो लाभ के किसी पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ के पद का मतलब है कहीं से इन्हें सैलरी नहीं मिलती होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा कोई घोषित अपराधी नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, घोषित अपराधी नहीं होने चाहिए। मतलब केस चाहे 100 चल रहे हो, केस चाहे 100 चल रहे हो, लेकिन किसी भी मामले में इनको सजा नहीं मिली हुई होनी चाहिए, ठीक है ना, घोषित अपराधी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ही शुड नॉट बी इंसेन, इंसेन तो पागल नहीं होने चाहिए भाई, मेंटली एकदम फिट होने चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेंटली एकदम फिट होना चाहिए, शुड नॉट बी इंसेन। इसके अलावा ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया जैसे कि नीरव मोदी, ठीक है ना, नीरव मोदी या फिर आपका विजय माल्या वगैरह, इस तरह के लोग, ठीक है, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट याद रखेगा, किसी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए, किसी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए। लेकिन इस चीज में एक अपवाद है, इस लाइन में क्या है? एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है? तो उस अपवाद के बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर, ठीक है ना, शुड नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट पोस्ट, तो किसी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए, ठीक है, यही चीज बताई मैंने, शुड नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट पोस्ट, किसी सरकारी पद पर पे। लेकिन अपवाद है, इनके अलावा और किसी पोस्ट पर है तो रिजाइन देना पड़ेगा। मतलब अगर वो पहले से राष्ट्रपति हैं
या उपराष्ट्रपति है तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट है तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर वो राज्यपाल हैं, या फिर वो राज्यपाल है, किसी राज्य के राज्यपाल हैं। अब हमारे रामनाथ कोविंद साहब भी तो राज्यपाल थे। हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी तो झारखंड छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी पहले, ठीक है। तो राज्यपाल नहीं होना चाहिए, राज्यपाल हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर केंद्र या राज्य में मंत्री पद पर हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र या राज्य में मंत्री के पद पर हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपवाद है, किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन इनमें से अगर किसी पद पर है तब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं हैं। तो जल्दी से बताइए एक बार, क्लियर है यहां तक सारी चीजें? तो आई होप यहां तक आपको आज सारी चीजें क्लियर होंगी। अब पार्ट 2 करेंगे इसका कल, ठीक है। आज तो वैसे भी कंप्लीट, कल पावर्स पढ़ेंगे राष्ट्रपति साहब की, और कल इस टॉपिक को कोशिश करेंगे खत्म करते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं इस टॉपिक को, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आपसे।